welcome back to the part 8 of our chapter, that is sensory, attentional and perceptual processes. Yes, good evening. कैसे हो आप सब? Wishing you all a very happy Tuesday. Yes, finally आज है हमारे इस लेक्चर का that is sensory, attentional and perceptual processes का second last part. Yes, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को ऑफिशियली खत्म कर देंगे। एक खत्म हो जाएगा आज, लेकिन कल दैट इज ऑन वेंसडे हम लोग इस चैप्टर का सारा एनसीईआरटी, प्रैक्टिस शीट, ग्लॉसरी टर्म्स, सारी चीजें पढ़ के हम इस चैप्टर को ऑफिशियली समाप्त कर देंगे। हाँ जी, यस, ओके। सो रही बात आज की क्लास की, तो आज की क्लास भी बहुत मजे की होगी। आज की क्लास छोटी होगी बड़ी होगी वो अभी हम कह नहीं सकते, बट आज की क्लास में मजा आएगा, इतना आई कैन गिव यू अ गारंटी। ओके ओके, बिसाइड दैट क्लासेस के बारे में बातें होती रहेंगी, आप लोगों के बारे में बात करेंगे। हाउ आर माई पीपल डूइंग, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे पुचू पुचूस, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल डूइंग? यस, जोश मीटर, एनर्जी मीटर कैसा है? हाँ, सब अच्छा है, हाई लेवल पे है। अच्छा, मेरा तो भी हाई लेवल पे है, अभी तक नहीं था, बट तुम लोगों से बात करने पे मेरा लेवल हाई हो गया है, एनर्जी लेवल हाई हो गया है। आप लोग बताओ, आप लोगों का एनर्जी लेवल कैसा है? हाई है, नहीं है, कैसा है? कैसा रहा स्कूल? हाउ वाज योर स्कूल? कैसा रहा? सारी चीजें अच्छे से हो रही है? कोई चीज में परेशानी तो नहीं आ रही? किसी चीज में तकलीफ तो नहीं आ रही है? बिसाइड साइकोलॉजी मैं पूछ रही हूँ, सब चीजें अच्छी चल रही हैं? एवरीथिंग इज गुड? बारिश वगैरह हो रही है? बारिश का मजा ले रहे हो? बोलो बोलो बोलो। आज मैंने ना उठी थी सुबह में, तो आज मैंने एक बहुत सुंदर सी सनराइज की फोटो ली। इट वाज वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। लेट आई शो यू। मैं लैंडस्केप मोड में दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? ये दिख रहा है? दिस इज द फोटो आई टुक टुडे इन द मॉर्निंग। कैमरा के पास और ले जाओ। दिस इज द फोटो आई टुक इन द मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग। सी? यस, अच्छा लगा? अब देखो, इसको इतना जूम करने के चक्कर में कैमरा ब्लर हो गया मेरा। लेट इट बी, इट्स ओके, हो जाएगा ठीक। तो आज मैं सुबह में ये फोटो ले रही थी एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सुबह में मैंने ये लिया एंड इट वाज अ वेरी प्रिटी सनराइज व्यू था। तो कितने बजे? आई थिंक 6:15 के अराउंड आई टुक दिस पिक्चर। तो चलो, ओके, विद दिस, तो इतने खूबसूरत पिक्चर के साथ लेट्स बिगिन आवर क्लास टुडे। यस, आई एम अज्यूमिंग तुम सब बहुत मजे में होगे, तुम सब बहुत अच्छे होगे, है ना? एंजॉय कर रहे होगे, कोई तकलीफें नहीं होंगी, कोई परेशानियां नहीं होंगी। यस, अगर कोई परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, किसी भी तरीके की समस्या है, कोई भी दुविधा है, तो मुझे तुम मेल कर सकते हो। मेल आईडी तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो झिझकना मत। यस, ओके। सो विद दिस लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। तो आज की क्लास हम देख लेते हैं, आज की क्लास क्या है। तो आज की क्लास अगर मैं देख लेती हूँ एक बार, इसके ऊपर चल जाएगा ना? हाँ, चल तो जाएगा। अच्छा, आज की क्लास में हम सेकेंड लास्ट पार्ट है ये, क्योंकि आज की हमारी क्लास का, तो आज हम यहाँ पर लास्ट पार्ट दैट इज परसेप्शन में सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कैसे होते हैं, हम आज वो डिस्कस करेंगे। दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो विद दिस लेट्स बिगिन। एक बार अपन लोगों का जो कल की क्लास थी उसकी हम परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन एक बार फिर से रिचुअल फॉलो करते हैं और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो अगर आप लोगों को याद हो, कल की क्लास में हम लोगों ने परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी एंड इल्यूजन के बारे में पढ़ा था, हाँ कि ना? हाँ, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में हमने क्या पढ़ा था? परसेप्शन हमारा कांस्टेंट होता है। हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल साइज, शेप या ब्राइटनेस जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। जो भी चीज कांस्टेंट होती है, क्या वो चेंज होती है? नहीं। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हैं तो हमें ऑलरेडी उसका साइज, शेप एंड ब्राइटनेस लेवल पता है,
पहले से पता है, हाँ, लेकिन अगर उसके कंडीशन चेंज हो, उसके अगर इल्यूमिनेशन कंडीशन या लाइटनिंग कंडीशन चेंज हो, उसका डिस्टेंस चेंज हो, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो, तो क्या उससे उस ऑब्जेक्ट का परसेप्शन बदल सकता है? हमारी रेटिना, हमारा परसेप्शन बदल जाएगा। हाँ, क्यों बदलेगा? क्योंकि जो उसकी जो अभी इमेज बनेगी हमारे रेटिना पे, उसकी वजह से हम उसको उस नए लुक के साथ परसीव करेंगे, लेकिन क्या उसका ओरिजिनल साइज, शेप और ब्राइटनेस चेंज होगी? नहीं, वो वही रहे, लेकिन हमारा परसेप्शन चेंज हो जाएगा नए इमेज के साथ हिसाब से, क्योंकि नया इमेज हमारा कहाँ बना है? रेटिना पे, और जो हमारे रेटिना पे बनेगा हम क्या वही बिलीव करेंगे? हाँ जी। तो ये हमने परसेप्शन प्रोसेसेस पढ़ा था कि वेदर एनी इन एनी सॉर्ट ऑफ अ एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, जब भी कुछ ऐसी चीजें होती है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जब परसीव करते हैं, तो वो उसका परसेप्शन स्टेबल होता है, इवन दो बहुत सारे एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आए, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जो हमने ऑलरेडी परसेप्शन बनाया हुआ है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है, और उसी को हम परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी कहते हैं। हाँ कि ना? हाँ। अब परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी में सबसे पहला कॉन्स्टेंसी इज साइज कॉन्स्टेंसी। क्या होता है? जब भी हमने क्या पढ़ा था साइज के बारे में, जब भी चीज, कोई भी चीज हमसे दूर होती है, दूर होगी तो उसका साइज क्या होगा? छोटा। जब भी कोई चीज हमारे पास होगी, हमारी तरफ आएगी, क्लोजर आएगी, तो उसका ऑब्जेक्ट, उसका साइज क्या होगा? बड़ा। इतना तो तुम्हें पता चल गया अब तक। हाँ, चलो, मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो एक बार में बात समझ जाते हैं, है ना? यस। सो जब भी कोई भी चीज जब बहुत दूर है, फॉर एग्जाम्पल तुम रास्ते रास्ते से जा रहे थे, है ना, जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे या आइसक्रीम खा रहे थे, वो मुझे नहीं पता, वो तुम अपने पसंद का खा लेना, ठीक है? इमेजिन करो तुम रास्ते से जा रहे थे और अपने पसंद की आइसक्रीम में भेलपूरी खा रहे थे, ओके? अब तुम जा रहे थे और तुम्हें क्या हुआ, अचानक से तुम्हें तुम्हारा दोस्त दिख गया, है ना? तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा था? वो मोमोज खा रहा था, लेकिन तो वो बहुत दूर खा रहा था, तो तुम्हें अपना दोस्त बहुत दूर में क्या दिखा? छोटा। उसका साइज क्या तुम्हें दिखा? छोटा। लेकिन क्या उसका ओरिजिनल साइज भी छोटा है? नहीं, ओरिजिनल साइज तुम्हारे जितना ही है। तो अब क्या होगा, अब तुम्हारा दोस्त तुम्हें दिख गया, तुमने उसको जोर से आवाज लगाई, वो तुम्हारी तरफ मुड़ा और वो तुम्हारी तरफ आने लगा, तो क्या अब उसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है? हाँ, क्योंकि वो हमारी तरफ धीरे धीरे आ रहा है। क्या हो रहा है? बार बार तुम्हारा अपने दोस्त के बारे में जो साइज का परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है, लेकिन उसका ओरिजिनल साइज तो सेम है, लेकिन बार बार परसेप्शन क्यों चेंज हो रहा है? दैट इज द साइज कॉन्स्टेंट। कि साइज उस ऑब्जेक्ट का वही, जो ओरिजिनल साइज है वो वही कांस्टेंट रहता है, लेकिन हमारी जो रेटिना है उसके ऊपर जो बार बार जो इमेजेस बन रही है, जो बार बार चेंजिंग इमेजेस बन रही है, उसके वजह से हमारा परसेप्शन भी बार बार चेंज हो रहा है। तो साइज कॉन्स्टेंसी में जो भी परसेप्शन के बीच के वजह से परसेप्शन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इट इज ड्यू टू द चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी? साइज ऑफ एन इमेज ऑन अ रेटिना चेंजेस विद द चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना बात समझ में आया? कोई तकलीफ, कोई दुविधा? हाँ, चलो। अब तो इसी का मतलब था कि इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, जब भी ये टेंडेंसी जहां पर आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब उसका जब आप साइज परसीव कर लेते हो, तो वो रिलेटिवली अनचेंज्ड होता है, वो चेंज ही नहीं होता, वो रिलेटिवली स्टेबल होता है, कांस्टेंट होता है विद द चेंजेस इन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द साइज ऑफ द रेटिनल इमेज, जिसको हम साइज कॉन्स्टेंसी कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारी शेप कॉन्स्टेंसी भी होती है, कि हमें ऑलरेडी कुछ कुछ चीजों का शेप पहले से पता है, लेकिन जैसे जैसे उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है, उसका एंगल चेंज होता है, तो क्या उसका शेप भी चेंज हो जाता है? हाँ, हो जाता है। लेकिन क्या उसकी ओरिजिनल शेप भी चेंज हो जाती है? नहीं। जो हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो हमें पता है कि जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट, प्लेट है, आ, कटोरी है ना, चम्मच है, ये सब तो हमें शेप ऑलरेडी पता है। इन सब के शेप जो होते हैं वो रिलेटिवली अनचेंज या स्टेबल होते हैं, इवन दो उनके ओरिएंटेशन में
चेंज आता है जो हमारे रेटिना पे उसकी इमेजेस जो बनती है ड्यू टू द चेंज इन द ओरिएंटेशन, कैसे उसका पोजिशनिंग है, कैसे उसको रखा गया है। तो दिस इज कॉल्ड शेप कॉन्स्टेंसी। सिंपल है। शेप कॉन्स्टेंसी का एक दूसरा नाम भी है जैसे फॉर्म कॉन्स्टेंसी। जैसे तुम्हारा दूसरा नाम भी कुछ होता है ना, स्कूल में कुछ और नाम है, घर में कुछ और बुलाते हैं, वैसे शेप कॉन्स्टेंसी को भी प्यार से हम फॉर्म कॉन्स्टेंसी बुलाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था लास्ट कॉन्स्टेंसी, दैट इज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। अब मान लो एक रोज है, गुलाब, है ना, गुलाब का फूल। अब उस गुलाब का फूल का क्या कलर है? रेड। बाकी ना, है कि नहीं? रेड ही, मैं ओरिजिनल रोज बोल रही हूँ। मैं वो बहुत सारे वो लाल पीले हरे वो वाले रोज नहीं बोल रही, नॉर्मल रोज जो होता है रेड कलर का होता है। यस। अब उस रेड कलर के रोज को अगर तुम धूप में रख दो, क्या उसका कलर चेंज होगा? थोड़ा बहुत हो सकता है कि सनलाइट आएगी तो उससे हल्का वो सनलाइट इफेक्ट आ जाए। ठीक है जी। अगर तुम उसको रूम में डालो क्या उसका कलर चेंज होगा? नहीं। मतलब कहने का मतलब रूम की लाइट में रखोगे तो हल्का बहुत रूम की लाइट वाला चेंज इफेक्ट दिख जाएगा, लेकिन क्या उसका ओरिजिनल कलर चेंज होगा? क्या वो रेड से बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी होती है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का जो ब्राइटनेस है वो कांस्टेंट रहता है, whether despite of the changes in the illumination brightness illuminating conditions जो होते हैं वो चेंज, उसके वजह से जो चेंजेस होंगे उसके वजह से हमारा परसेप्शन चेंज हो सकता है, लेकिन क्या उसकी एक्चुअल ब्राइटनेस भी चेंज हो जाएगी? नहीं, वो नहीं होती है। तो the tendency to maintain a apparent brightness constant under different amount of illumination is called brightness constancy. फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, कोरा कागज, है ना, कोरा कागज, कोरा ही रह गया है ना, तो कोरा कागज है, प्लेन पेपर है। अब प्लेन पेपर को अगर तुम सनलाइट में रखोगे तो वहां पे भी वो व्हाइट ही रहेगा, और अगर तुम उसको रूम में रखोगे तो भी वहां पे वो व्हाइट ही होगा, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस वही है, सेम है, फर्क नहीं पड़ता वहां पे तुम रख रहे हो। वैसे ही कोयला, कोयले को तुम सनलाइट में रखो या कोयले को तुम रूम की लाइट में रखो, उसका कलर काला है तो काला ही रहेगा, वो सफेद नहीं हो जाएगा। हाँ कि ना? हाँ। तो ये हमने कल परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी पढ़ा था। फिर हमने कल इल्यूजन भी पढ़ा था। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन एक छलावा होता है ना, वो छलावा थी, याद आ रहा है कुछ? स्त्री में देखा था, स्त्री टू में वो छलावा थी। हाँ, छलावा इज व्हाट? इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है कि हमें लगता है कि जैसे मेरे सामने अभी ये मोबाइल है, लेकिन कभी 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 मुझे क्या लगा कि ये मोबाइल नहीं है, ये ना कुछ ऐसे ही कुछ वो रखा हुआ है, कुछ और पेपर वेट टाइप का कुछ रखा हुआ है। तो इल्यूजन क्या है? आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मिस परसीव कर लेते हो, मिस इंटरप्रेट कर लेते हो, कब होता है इल्यूजन? इल्यूजन कब होता है? देखो, अगर नॉर्मल, जब सब में तुम्हारे सेंसरी रिसेप्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा सेंसरी रिसेप्टर अपने एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको अटेंशन मिलती है और उसका मीनिंग मेकिंग होता है। अगर उसकी मीनिंग मेकिंग गलत हो जाएगी तो क्या हम परसेप्शन भी गलत करेंगे? क्या हम उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, परसीव करेंगे? हाँ जी, गलत तरीके से ही करेंगे। This is called illusion. Illusion is all about the misperception resulting from the misinterpretation of information by our sensory organ. Simple सा बात है, illusion. तुमने अभी तुम्हारी फ्लोर पे, यहाँ पे अभी तुम रूम में बैठे हुए हो, तुम्हारे रूम में अभी ऐसे नीचे रस्सी गिरी हुई है, लेकिन रस्सी को तुमने क्या समझ लिया गलती से कि वो सांप है, मिस परसीव कर लिया रस्सी को। और मैंने इल्यूजन और हैलुसिनेशन के बीच का भी तुम्हें डिफरेंस बताया था। इल्यूजन और हैलुसिनेशन में फर्क ये है, इल्यूजन में तुम जब भी कोई चीज परसीव कर रहे हो वो उसके प्रेजेंस में कर रहे हो, पहली बात तो मिस परसेप्शन है, लेकिन ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस है। हैलुसिनेशन में जब भी तुम कोई परसेप्शन कर रहे हो उसमें ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस नहीं है, उसके एब्सेंस में तुम कोई भी चीज परसीव कर रहे हो। मतलब तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं भी है, तुम मान लो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा फ्रेंड नहीं खड़ा है बट तुम्हें लग रहा है कि वो खड़ा, तुम उससे बात कर रहे हो,
वो हेलुसिनेशन है। लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त खड़ा है लेकिन तुम उसको कुछ और समझ लो, तो वो मिस इंटरप्रिटेशन या इल्यूजन हो सकता है। कुछ कुछ इल्यूजन्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, कुछ कुछ इल्यूजन्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल होते हैं। यूनिवर्सल इल्यूजन क्या होता है? जो सबके लिए एप्लीकेबल, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे लिए या तुम्हारे लिए, सबके लिए होता है। तो जैसे रेलवे ट्रैक, जो रेल की पटरी होती है, तो देखो ना, वो चलते 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 ऐसा लगता है वो कन्वर्ज करती है, लेकिन वो कन्वर्ज नहीं करती, वो लीनियर पर्सपेक्टिव होता है, पढ़ाया था ना। हाँ, तो ये यूनिवर्सल इल्यूजन हो गया या परमानेंट इल्यूजन हो गया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ इल्यूजन ऐसे होते हैं जो पर्सनल इल्यूजन होते हैं, तो सिर्फ मेरे लिए इल्यूजन है, तुम्हारे लिए वो इल्यूजन नहीं है। वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। गॉट इट? नाउ, इसके अलावा इस इल्यूजन में हम लोग दो और ऐसे इल्यूजन हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल इल्यूजन और एक हमने पढ़ा था एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। ज्योमेट्रिकल इल्यूजन में हमने दो तरीके के इल्यूजन पढ़े थे। एक था हमने पढ़ा था मुलर लायर इल्यूजन और एक हमने पढ़ा था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। मुलर लायर इल्यूजन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर तुम ए और बी की लाइन को देखो और अगर तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से बड़ी लाइन कौन सी है, तो तुम क्या बोलोगे? बी जो है वो बड़ी है ना? लेकिन हालांकि दोनों ही सेम लेंथ की है। बस ये जो इसका जो फेदर, ये जो इसका, सॉरी, जो इसका जो कर्व है ना, इसकी इस ओरिएंटेशन या इस पोजीशन की वजह से तुम्हें वो चीज बड़ी या छोटी लगे, लेकिन इन दोनों का लेंथ एक ही बराबर है, दे आर इक्वल। उसी तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसमें से अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सी लाइन बड़ी है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तुम क्या बोलोगे? वर्टिकल। लेकिन हालांकि क्या है, ट्विस्ट है कहानी में कि दोनों ही सेम उसकी है। फिर है एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन, जहां पर ये होता है कि यहाँ पर मोशनलेस पिक्चर्स भी मोशन में मूव करते हुए दिख रहे हैं, मूवमेंट में मूव करते हुए दिख रहे हैं। ये एक ऐसा इल्यूजन है जहाँ पे मोशनलेस पिक्चर, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, वो वाले पिक्चर्स को जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है एक अप्रोप्रिएट टाइम पर, टाइम फ्रेम पे, तो उसको ऐसे देख के लगता है कि वो मूव कर रहे हैं। इसी को अपन लोग बोलते हैं फाइव फिनोमिनन, जिसके जिसके ऊपर मैक्स वर्डिनियन, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट के जो फादर हैं, फाउंडिंग फादर, उन्होंने बहुत रिसर्च करी। उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि फाइव फिनोमिना को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत है। कि पहली बात, जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं, जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसका ब्राइटनेस लेवल एक अच्छे अमाउंट का होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर साइज होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, है ना, जहाँ पे उसको हम करेंगे, और उसका एक टाइम भी होना चाहिए करने के लिए। ये सारी, अगर इसमें से किसी भी चीज का एब्सेंस होगा तो लाइट पॉइंट मूव नहीं करेगा, या तो एक पॉइंट ही हमें दिखेगा या एक ही कैसे ऐसे रैंडम दिखेगा, ऐसे कोई सीरीज में मूव होते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है? अब ये हमने पढ़ा था कल तक। ठीक है, कल तक की कहानी ये थी। आज की कहानी है ये कि परसेप्शन पे आपका कल्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करता है। ये है हमारी आज की कहानी और इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत छोटी होगी अभी। ठीक है? मैं वैसे कंप्लीट, अगर तुम चाहो तो मैं अभी ही नहीं, अभी नहीं करेंगे, कल ही करेंगे। ठीक है, कल ही करेंगे। 1 मिनट का पानी का ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसको पढ़ाते हैं। चलो, 1 मिनट का बोला था ना, ले लो ले लो। ओके, शुरू करें? ओके, चलो। अब हम पढ़ेंगे, जब भी हम किसी भी चीज का परसेप्शन करते हैं, जब भी हम किसी चीज को परसीव करते हैं,
तो उसमें हमारे कल्चरल फैक्टर्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अब हम वो समझेंगे। चलो, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज को अपने रिसर्च में पढ़ने की कोशिश करी है कि कैसे किसी का कल्चर भी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, पहले मुझे ये बात बताओ, तुम्हें लगता है कि किसी भी जो कभी भी हम जब परसीव करते हैं किसी चीज को, जब भी हम किसी की मीनिंग मेकिंग करते हैं, तो उसमें हमारा कल्चर, उसमें हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाँ कि ना? हाँ, आई एम अज्यूमिंग तुम हाँ बोल रहे हो। हाँ, यस, इट इज ट्रू। यस, हमारा जो सोशियो कल्चरल फैक्टर जो है परसेप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ जहाँ देखो, लोग अलग अलग एरिया के, कोई पहाड़ में है, कोई जंगल में है, कोई शहर में है, कोई गांव में है, कोई इन दोनों के बीच में है। तो हर अलग अलग, कोई आइलैंड पे है, कोई रेगिस्तान में है ना? सबके अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन है, सबके अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, सबके अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट। क्या सबके लिए परसेप्शन एक ही तरीके का होगा एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में? नहीं, किसी किसी को उस ऑब्जेक्ट की फेमिलियरिटी भी नहीं होगी कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, हाँ कि ना? हाँ। तो several psychologists have studied the processes of perception in different socio-cultural settings. Now, question क्या आता है कि does the perceptual organization of people living in different cultural settings take place in the uniform manner? Are the perceptual processes universal or they vary across different cultural settings? क्योंकि हम जानते हैं लोग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं, तो उनका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो उस वजह से वो अलग अलग दिखते भी हैं, उनका अलग कल्चरल प्रैक्टिस भी है। तो मैनी साइकोलॉजी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मानना भी ये है कि जिस तरीके से वो अपनी दुनिया को परसीव करते हैं वो भी बाकियों से काफी अलग। कैसे है वो हम समझ लेते हैं। किस तरह परसेप्शन में हम समझेंगे, एक हम समझेंगे इल्यूजन वाले में, और एक हम समझेंगे पिक्टोरियल मटेरियल के बारे में, ठीक है? अगर तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले का एक बताया था, कल्चरल का ही बताया था, परसीवर वाले में, कि जब भी किसी अफ्रीकन लोगों पे जब स्टडी हुई थी, तो उन लोगों को जब पिक्चर दिखाए गए थे जहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका डिस्टेंस पे रखा गया है, तो जब हम उन ये पिक्चर जब उन्हें दिखाई गई थी अफ्रीकन लोगों को, उन लोगों को डिस्टेंस समझ में ही नहीं आया। उसमें वो बता ही नहीं पाए कि ये ऑब्जेक्ट इस दूर से कितनी दूरी पर है, तो डेप्थ परसेप्शन तो उनका उसमें दिखा ही नहीं। ऑल्सो जो ऑब्जेक्ट वो रियल में देख रहे हैं, उसका वो पिक्चर में उसको परसीव भी नहीं कर पाए। जैसे जिस चीज के बीच में वो इतने सालों से रह रहे हैं, जब उसी की ऑब्जेक्ट को हमने, उसी चीज का जब हमने पिक्चर उनको दिखाया फ्रेम में, वो उस चीज को परसीव नहीं कर पाए। तो पिक्टोरियल में भी इनको डिफिकल्टी होती है, टाइम टू टाइम प्रॉब्लम होती है, प्लेस टू प्लेस लोगों को इश्यूज होते हैं। अगर मैं इल्यूजन की बात करूं, तो हमने कौन सी दो इल्यूजन की बात करें? एक हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ा, एक हमने एपरेंट पढ़ा। अगर मैं ज्योमेट्रिकल में बात करूं, तो एक मुलर लायर और एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन फिगर है, हाँ कि ना? ये दोनों समझ में तुम्हें आया था? हाँ। अब इसी फिगर को साइकोलॉजिस्ट ने काफी लोगों पे इस्तेमाल किया, जो यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, है ना? और भी बहुत बहुत जगह पे रहते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे जगह थे, मतलब नहीं जगह नहीं थे, सॉरी, साइकोलॉजिस्ट के नाम थे। ये साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने इस स्टडी को किया है। सेगल, कैम्बेल एंड हर्कोविट्ज, ठीक है? इन तीनों ने इस स्टडी को आगे किया, इस पे काम किया, और इन लोगों ने इल्यूजन वाले के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, बहुत ज्यादा स्टडी किया। कैसे किया? इन्होंने अफ्रीकन और वेस्टर्न अर्बन सेटिंग वाले लोगों के बीच में कंपैरिजन किया। अफ्रीकन विलेज, अफ्रीका की गांव के लोगों पे, और वेस्टर्न में मतलब जैसे यूएस वगैरह के अर्बन सेटिंग्स में शहरी लोगों पे। तो शहरी लोग अर्बन वेस्टर्न के शहरी लोगों पे और अफ्रीकन के गांव के लोगों पे, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया इस इल्यूजन फिगर को लेकर। अब तुम्हें क्या लगता है क्या आया होगा? कौन इसमें अच्छा किया होगा, किसने?
किसने किया होगा, वेस्टर्न वालों ने किया होगा, यस यस। तो अफ्रीकन सब्जेक्ट्स जो थे उनका सस्पेक्टेबिलिटी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इल्यूजन की तरफ ज्यादा था, इसकी तरफ। लेकिन वेस्टर्न सब्जेक्ट का जो सस्पेक्टेबिलिटी था वो म्यूलर लायर इल्यूजन की तरफ ज्यादा था। मतलब सस्पेक्टेबिलिटी का मतलब अफ्रीकन सब्जेक्ट्स ने बहुत अच्छा इस इल्यूजन पे किया, लेकिन जो वेस्टर्न सब्जेक्ट थे उन्होंने बहुत अच्छा इस इल्यूजन पे किया, म्यूलर लायर। और भी ऐसे बहुत सारे स्टडीज आए थे, जैसे कुछ अफ्रीकन सब्जेक्ट जो बिल्कुल घने जंगल में रहते हैं वो एवरीडे वर्टिकैलिटी एक्सपीरियंस करते हैं एंड उन्होंने उस चीज को ओवर एस्टिमेट वो कर लेते। तो ये चीज अगर तुम देखो तो ये पेड़ का ऐसा ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो इल्यूजन है इनके अंदर अफ्रीकन लोगों के अंदर ज्यादा दिखता है, लेकिन ये वाला इल्यूजन जो है ये शहर के लोगों पे ज्यादा दिखता है। वेस्टर्नर्स who lived in an environment characterized by right angle, ऐसा होता है राइट एंगल, ऐसा ऐसा होता है ना, हमारे कोने होते हैं, अगर तुम अपने कोने को देखो, कोनों को देखोगे तो इसी तरीके का होता है। तो दिखाती हूँ, जैसे एक एक होगा ये और ये, ऐसा हमारा कोना होता है। तो वेस्टर्नर्स जो इस ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं है जहाँ पे इस तरीके का राइट एंगल बनता है, तो वो इस चीज को ओवर अंडर एस्टिमेट करते हैं, द लेंथ ऑफ अ लाइन कैरेक्टराइज्ड बाय एनक्लोजर, ये वाला चीज, इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है ना। इसके कंक्लूजन्स भी थे और इस पे ये भी बताया गया कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के परसेप्शंस होते हैं, वो लोग अलग अलग तरीके से परसेप्शंस सीखते हैं ना। कुछ स्टडीज में ये भी दिखाया गया है कि जो लोग अलग अलग कल्चरल सेटिंग्स में रहते हैं वो लोग पिक्चर को देख के भी चीजें आइडेंटिफाई करने में उनको तकलीफें होती है और डिफिकल्टीज होती है, और उसका इंटरप्रिटेशन वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, एक और बार डिस्कस करते हैं। हडसन ने एक अफ्रीका में सेमिनल स्टडी करी थी और वहां पे उन्होंने ये पाया था लोग जिन्होंने कभी भी पिक्चर्स नहीं देखे, कभी भी फोटोज नहीं देखे, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी उन ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में जो उसके अंदर थे, और उसका इंटरप्रिटेशन निकालने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। जो चीज आपने कभी देखी नहीं है उसका इंटरप्रिटेशन, उसका परसेप्शन आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। यही चीज अफ्रीका के लोगों में भी देखी गई थी। ऑल्सो इट वॉज इंडिकेटेड कि एक इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन जो घर पे हमें दिया जाता है और बार बार जो चीजों से हमें एक्सपोज, जो जिस चीजों को हमें बार बार जिस चीज से मिलवाया जाता है, हैबिचुअल एक्सपोजर जो होता है पिक्चर्स का, इट वॉज वेरी नेसेसरी कि जिससे हम पिक्टोरियल डेप्थ परसेप्शन को सस्टेन कर सके, उसको कंटिन्यू रख सके। देखो, अगर आप अभी कोई भी पिक्चर देखोगे तो आप उससे बता सकते हो कि ये इंसान, अगर पिक्चर में कुछ ऐसा दिखाया गया तो तुम बता पाओगे कि अच्छा ये इंसान इससे कितनी दूरी पर है। क्यों? क्योंकि तुम शुरुआत से पिक्चर्स देखते आ रहे हो, तुम्हें शुरुआत से वो उसमें एक्सपोज किया गया है, तुम्हें शुरुआत से घर पे बताया जाता है कि पिक्चर में ऐसे इसको दिखता है। लेकिन जिसको ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा, क्या वो ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये वाली बात। उसके बाद एक इंडियन स्टडी अगर तुम देखो तो सिन्हा और मिश्रा ने करी थी, जिन्होंने सेवरल स्टडीज एक पिक्टोरियल परसेप्शन पे किया था, जहाँ पे उन्होंने बहुत बहुत तरीके की पिक्चर्स यूज करे थे विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल सेटिंग। जैसे कोई हंटर गैदरर्स थे जंगल से, कोई एग्रीकल्चरिस्ट थे जो गांव के, या जो लोग शहर में अपना काम कर रहे थे, शाम शहर में अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। अब जब सिन्हा और मिश्रा ने ये जो पिक्चर्स थे इतने तरह तरह के लोगों को दिखाए, तो उस स्टडीज में यही दिखाया गया कि पिक्चर का इंटरप्रिटेशन जो था उनके कल्चरल एक्सपीरियंसेस से काफी ज्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड था। अब while people in general can recognize familiar objects in a picture, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो पिक्चर जिसकी भी होगी, मान लो एप्पल की होगी, तो एप्पल की चीज वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ ये तो एप्पल की फोटो, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन
जिन्होंने कभी भी वैसी चीजें नहीं देखी, मान लो किसी ने कभी एप्पल देखा ही नहीं है जिंदगी में, तो उन लोगों को उस चीज को इंटरप्रेट करने में काफी ज्यादा तकलीफें आएंगी। सिंपल सी बात है, बोलो हाँ कि ना। हाँ। तो इसी के साथ अपन लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त कर लिया है। एक बार इस चैप्टर की हम क्विकली समरी पढ़ लेते हैं। समरी क्या है? नॉलेज, सबसे पहली समरी हमारी ये है, द नॉलेज ऑफ आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ सेंसेस। जो भी हमें अपने इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में जानकारी चाहिए वो हमारे सेंसेस से ही हमें मिलती है। तो 5 बेसिक सेंसेस वो एक्सटर्नल सेंसेस होती है, 2 इंटरनल सेंसेस होती है। सेंस ऑर्गन जो होता है इन कई तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अपने स्टिमुलाई से, और न्यूरल इम्पल्स के फॉर्म में उसको ब्रेन में भेजता है जहाँ पे उसकी मीनिंग मेकिंग और अटेंशन वगैरह होती है। ये हो गया सेंसेशन। फिर आ जाता है अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस जहां पर हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में से कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, सेलेक्ट करते हैं। वी सेलेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन बाय फिल्टरिंग आउट many other that appear to be irrelevant at the moment. तो एक्टिवेशन, कंसंट्रेशन एंड सर्च कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसके होते हैं। यस, एक्टिवेशन मतलब अलर्टनेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेलेक्टिव एंड सस्टेन अटेंशन, जो 2 तरीके की अटेंशन है। उसके बाद डिवाइडेड अटेंशन भी हमारा आता है, जहां पर आप 2 काम एक ही टाइम पे कर रहे हो और क्या नाम है उसमें आपका बार बार अटेंशन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और ये आप तभी कर पाते हो जब आपकी हाईली प्रैक्टिस टास्क होते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा ऑटोमेटिसिटी चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक नो एफर्ट के साथ आप कोई काम कर सकते हो, है ना। इसको आपको एफर्ट्स इसमें नहीं डालने पड़ते। फिर हमने अटेंशन स्पैन के बारे में बात करी थी, जो 7 + -2 है, जो मिलर का मैजिकल नंबर है, दैट इज 5 to 9। एक टाइम पे इंसान 5 से लेकर 9 तक का चीज याद रख सकता है, ऑब्जेक्ट याद कर सकता है, नंबर याद कर सकता है वो। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं परसेप्शन पे। तो परसेप्शन क्या होता है? एक ये प्रोसेस है जहां पे हम किसी भी चीज का इंटरप्रिटेशन करते हैं। प्रोसेसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इन्फॉर्म कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द सेंसरी ऑर्गन। जो भी सेंसरी रिसेप्टर से हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है, उसका जो एक्टिव कंस्ट्रक्शन होता है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन मतलब उससे हम मीनिंग मेकिंग निकालते हैं, वो अपनी नॉलेज बिल्ड करते हैं, वो सारी चीजें जो होती है उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। हर ह्यूमन बीइंग अपने अपने तौर तरीके से अपनी दुनिया को परसीव करता है, अपने मोटिवेशन से, अपने परसेप्चुअल सेट से, अपने एक्सपेक्टेशन से, अपने कॉग्निटिव स्टाइल से एंड कल्चरल बैकग्राउंड से। फिर आ जाता है हमारा फॉर्म परसेप्शन। ये परसेप्शन क्या होता है? ये वो परसेप्शन होता है जहां पे हम एक विजुअल फील्ड को परसीव करते हैं, विजुअल फील्ड को परसीव करते हैं फ्रॉम द बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये जो होता है इसका जो मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म है इस ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। फॉर्म परसेप्शन इज बेसिकली बहुत बड़े लार्ज एम्बिगुअस फिगर से जब आप कोई भी मीनिंगफुल चीज को मतलब परसीव कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन ऑफ विजुअल फील्ड, ठीक है। फिर आ जाता है गेस्टोर साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने कई तरह के सेवरल प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो मैंने क्या तुम्हें बताया था? PSC² और SQ, हाँ पढ़ाया था ना। हाँ, क्या था PSC²? बताओ मुझे। PSC², प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर एंड कंटिन्यूटी। यस। और SQ क्या था? स्मॉलनेस, सराउंडेडनेस एंड सिमेट्री। हाँ जी, हाँ जी। नाउ जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे रेटिना पे बन रही है वो जनरली कौन से डायमेंशन में बनती है? 2D में बनती है। लेकिन उसको अच्छे से जब हम उसको परसीव करते हैं तब वो 2D से क्या बन जाती है? 3D बन जाती है। तो 3D dimensional perception is a psychological process that depend on the correct visualization of certain monocular and binocular cues. यही मोनोकुलर बाइनोकुलर क्यू की मदद से आप 2D इमेज को 3D में परसीव कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी क्या होता है? कि आपके परसेप्शन में कोई भी वेरिएंस नहीं होता, कोई भी चेंजेस नहीं होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम एनी पोजिशन एंड इन एनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट
इसके कुछ एग्जाम्पल्स है साइज, शेप एंड ब्राइटनेस, कॉन्स्टेंसीज। ठीक है, कुछ भी हो जाए ऑब्जेक्ट के परसेप्शन में कोई चेंजेस नहीं आती डिस्पाइट ऑफ having a change in the illumination condition of the distance of the orientation no matter what. Yes. फिर हमने इल्यूजन पढ़ा था। इल्यूजन जो है एक वो नॉन वर्टिकल परसेप्शन है जिसका मतलब होता है जब आप कोई भी चीज को मिस परसीव करते हो। मिस परसीव आप कब करते हो? जब आपके सेंसरी रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करी है उसका भी मतलब गलत निकले। तो इट रेफर्स टू द मिस परसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन। कुछ इल्यूजन यूनिवर्सल होता है और कुछ पर्सनल एंड कल्चरल स्पेसिफिक होता है। हाँ जी हाँ। लास्टली सोशियो कल्चरल फैक्टर भी हमारे परसेप्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो तरह तरह के आपको डिफरेंशियल फेमिलैरिटी एंड से लाइक स्टिमुलाई के बारे में इम्पोर्टेंट चीजें बताते हैं जो हर कल्चर के अकॉर्डिंग वो होता है मतलब रेलिवेंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और उसके लिए कुछ ऐसे ऐसे हैबिट्स भी होते हैं लोगों के अंदर जिसके बेसिस पे वो परसीव चीजों को करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को परसीव कर रही हूँ जरूरी नहीं है कि कोई वेस्टर्नर या फॉरेनर आएगा उसको भी वो उसी तरीके से परसीव करेगा। मेरे लिए जो मेरा फेस्टिवल है वो बहुत अच्छा है, उसके लिए शायद वो उतना अच्छा नहीं होगा। परसेप्शन ऑफ एनीथिंग मेरे लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की बॉटल इज ओके, इट्स फाइन कि मेरे लिए प्लास्टिक की बॉटल इज ठीक है यार, पानी तो होल्ड करने के लिए। बट उसके लिए हो सकता है इट इज वेरी हार्मफुल, इट इज वेरी टॉक्सिक, इट इज वेरी लाइक डिस्ट्रक्टिव टू द एनवायरमेंट। परसेप्शन चेंज हो गया ना, तो जगह भी उसका चेंज हो गया। दैट इज द थिंग। समझ में आ गई बात? वो बचपन से वही सुनते हुए आया है कि प्लास्टिक इज गुड, इज बैड फॉर हेल्थ एज वेल एज फॉर एनवायरमेंट। बट हम लोग बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, बट हम फिर भी वही काम करते हैं। हाँ कि ना? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेस क्लास। हमारी क्लास आज समाप्त हो गई है जल्दी। 35-36 मिनट की ही क्लास है, ज्यादा लंबी नहीं है। आई नो तुम लोग बोलोगे दीदी आज ही आपको पार्ट 9 करा देना चाहिए। करा तो देना चाहिए बट वो खत्म नहीं होगा, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा है इसलिए आज खत्म नहीं हो पाएगा, उसको कल करेंगे। कल भी मुझे लगता है इतना ही समय लगेगा। ठीक है, तो कल अपन लोग इसको खत्म करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल यही देख लो, बस यही 8 ही क्वेश्चंस हैं तुम्हारे चैप्टर में। सिंपल, हर एक सेक्शन से यू हैव क्वेश्चन। फंक्शनल लिमिटेशन क्या है, अटेंशन क्या होता है, सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स बताओ, और सेलेक्टिव अटेंशन सस्टेन से डिफरेंट कैसे है। ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट में मेन प्रीपोजिशंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू परसेप्शन ऑफ विजुअल फील्ड। स्पेस में परसेप्शन कैसे होती है, तो यहाँ पे आपको मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर के बारे में बेसिक थोड़ा बताना पड़ेगा। उसके बाद मोनोक्यूलर क्यों क्या होता है और बाइनोक्यूलर क्या होता है, इल्यूजन क्यों होता है, और सोशल, पूरा चैप्टर ही कवर्ड। ठीक है, सो इसी के साथ अपनी क्लास यहीं तक की थी। आज इतना ही था। हमने फाइनली इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। ओके, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू समथिंग। ठीक है, कल है वेंसडे, है ना? कल तक है अपन लोग मैं कोशिश, अच्छा नहीं चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये कहने वाली थी कि हमारी जो अब क्लास होगी वो डायरेक्टली मंडे होगी। मंडे को हम एक नई चैप्टर से, जो आपका चैप्टर 5 है, मैं तुम्हारा हाफ ईयरली तक का सिलेबस पूरा खत्म करवाने वाली हूँ। तो फर्स्ट 4 चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो गए हैं। अब लास्ट चैप्टर तुम्हारा 5th चैप्टर लर्निंग बचा है। यस, उस चैप्टर को मैं मंडे से शुरू करूंगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे विल बी लीव। 4 दिन की छुट्टी, मैं तुम्हें पहले से बता दी। 4 दिन की छुट्टी, 4 दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी, मतलब कोई मेरी तरफ से क्लासेस नहीं होगी। आपको ये चारों चैप्टर्स अभी तक जो हम कर चुके हैं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स, ये आपको खत्म करने हैं। ये आपको रिवाइज करने हैं, इसके आपके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं और चीजों को समझना शुरू करना है। अगर कहीं भी डाउट हो प्लीज मुझे मेल कर दो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आई विल टेक अ लाइव डाउट क्लास भी मैं ले लूंगी अगर तुम्हें चाहिए तो। ट्रस्ट मी, तुम मुझे वो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे मैसेज करो, मुझे मेल करो, जिससे मुझे पता चले कि यस यू नीड माय हेल्प।
यू हैव अ डाउट, जिससे मैं डाउट क्लियरिंग सेशन एक लेके आऊं और वहां पे आप बहुत सारे डाउट्स, कलेक्टिव डाउट्स ले आओ। ठीक है, कोई भी चैप्टर का ले आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट 4 चैप्टर में से जितना भी आप ला सकते हो वो ले आओ, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, लेकिन लेके आओ, अगर नहीं लेके आओगे मुझे पता नहीं चलेगा, ट्रस्ट। ओके, okay class, so with this that's all for today, see you all tomorrow at the same time at the same place। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखो एंड अच्छे से खाते पीते रहो। ठीक है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। ठीक है, पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे याद है मुझे, मैं भी अब थोड़ी देर में पानी पीऊंगी। तो हैव स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो, अच्छे से खाते रहो, ज्यादा टेंशन मत लो, तो टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, अननेसेसरी बस तुम्हारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना, तुम परेशान रह जाओ। तो पढ़ो, कोई भी डाउट हो पढ़ो, अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद और भी कुछ तुम्हें मुझे सवाल करने हैं तो तुम मुझे मेल कर सकते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। डू समथिंग। ओके, सो सी यू ऑल टुमारो इस चैप्टर के एनसीईआरटी प्रैक्टिस शीट एंड ग्लॉसरी टर्म के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखो और जितना मैंने अब पढ़ा दिया है उसको रिवाइज कर लो। And that's all from my side. See you all tomorrow at the same time at the same place. Till then, take care. Lots of love. Bye bye.